हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम थर्ड लेक्चर ऑफ बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की जो तारीख़ है उसको हम पढ़ेंगे। जो भी पास्ट में हिस्ट्री है क्लासिफिकेशन की, जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, या आप कह सकते हो कि क्लासिफिकेशन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी की आज हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे कि टेक्सोनॉमी किस तरह से हम आज के हमारे किताबों के अंदर हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टेक्सोनॉमी की फील्ड में सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया है। तो हिस्ट्री में अगर हम क्लासिफिकेशन को देखें तो क्लासिफिकेशन की स्टडी को कहते हैं टेक्सोनॉमी। और टेक्सोनॉमी का जो ओल्ड फादर है या फर्स्ट फादर था वो एरिस्टोटल कंसिडर किया जाता था, और मॉडर्न टेक्सोनॉमी के फादर का नाम है कार्लस लिनियस। तो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि सबसे पहला साइंटिस्ट है एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल ही वाज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी आल्सो। ओके, बट ही वाज नोन एज द फर्स्ट फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फर्स्ट फादर ऑफ टेक्सोनॉमी क्यों कहते हैं, और फादर ऑफ साइंस भी इसको कहा जाता है। इसको फर्स्ट फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जानदारों को अगर किसी ने क्लासिफाई किया था, एनिमल्स को या प्लांट्स को, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, वो था एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने क्या किया, इसने सबसे पहले एनिमल्स को क्लासिफाई किया और अपने किताब के अंदर उस क्लासिफिकेशन को राइट किया। उसके मशहूर किताब का नाम है हिस्टोरिया एनिमलिया, जिसके अंदर इसने एनिमल्स को क्लासिफाई करके रखा हुआ था। और इसने क्लासिफाई किया एनिमल्स को सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के दो बेसिस पे। जैसे कि अगर हम कहें कि इसने एनिमल्स को डिवाइड क्लासिफाई किया, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ब्लड पाया जाता है, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ब्लड ना मौजूद हो। अगर हम देखें तो ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स, दूसरे जो हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर ब्लड पाया जाता है, लेकिन जो लोअर एनिमल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर एनिमल जो कि ब्लड है वो नहीं पाया जाता। तो जैसे कि इंसेक्ट्स, उनके अंदर क्या पाया जाता है, हेमोलिन पाया जाता है। अगर हम एनिमल्स की इस उसने क्लासिफिकेशन की एनिमल्स की, ऐसे जानदार जो वाटर में पाए जाते हैं, ऐसे जानदार जो लैंड पे एनिमल्स लेते हैं, तो उसने इस दोनों को भी क्लासिफाई कर दिया, पानी में रहने वाले और ज़मीन पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को भी क्लासिफाई कर दिया। इसने प्लांट्स को भी क्लासिफाई किया था, शब्स में, हर्ब्स में और ट्रीज में। छोटे फिर मतलब जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज किया था, मॉर्फोलॉजी के बिना पे। तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने क्या किया, ही वाज नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, और इसने सबसे पहले एनिमल्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। इसने एनिमल्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड, जिसके अंदर एक कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिनके अंदर ब्लड था, कुछ ऐसे थे जिनके अंदर ब्लड नहीं था, और कुछ ऐसे जानदार थे जो पानी में रहते थे, कुछ ऐसे जानदार थे जो खुश्की पे रहते थे या ज़मीन पे रहते थे। तो उसने इसने क्या किया, दोनों को क्लासिफाई कर दिया। फिर आया अबू उस्मान उमर अल जाहिज। Abu Usman Umar al-Jahiz, he was known as the first Muslim zoologist, Arab Muslim zoologist, okay, and he was the most famous zoologist of his time. And he was first who studied internal organs of animals uh, by slaughtering, okay. अब इसने क्या किया कि जितने भी जानदार थे उनके इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी की, एनिमल्स की। सबसे पहले इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करने वाला कौन था, अबू उस्मान उमर अल जाहिज था। इसने स्लाटरिंग करके, स्लाटर मीन्स उनको काटा, उनके एब्डोमेन या चेस्ट पूरी ऊपर जो मतलब जो स्किन था उसको कट करके उसने अंदर के जितने भी प्रोमिनेंट ऑर्गन थे उनको उसको उसने पढ़ा, उसकी फिजियो को पढ़ा, उसकी फिजियोलॉजी को पढ़ा। और इसने बहुत सारे किताब भी लिखे थे, और उसमें से इसका मशहूर किताब है किताब अल हैवान। और इस ये सबसे पहला वो मुस्लिम जोलॉजिस्ट था जिसने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एम्ब्रियोनिक स्टडी की, या एम्ब्रियो की स्टडी की प्रेग्नेंट एनिमल्स के अंदर। और इसने डिस्क्राइब किया किताब अल हैवान के अंदर काइंड ऑफ एनिमल को, बिहेवियर ऑफ एनिमल्स को, डिजीज़ ऑफ एनिमल्स को, और उसके ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स भी बताया। एनिमल्स के बारे में मतलब उसके काइंड्स ऑफ एनिमल्स, बिहेवियर, डिजीज़ और ट्रीटमेंट के बारे में किताब अल हैवान के अंदर इसने बताया हुआ है। सो अबू उस्मान उमर अल जाहिज पहले मुस्लिम अरब जूलॉजिस्ट थे,
इन्होंने सबसे पहले इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी की, सबसे पहले एम्ब्रियो की स्टडी की। इन्होंने एक मशहूर किताब लिखी, किताब अल हैवान, जिसके अंदर इसने एनिमल्स के काइंड को, बिहेवियर को, डिजीज़ को, ट्रीटमेंट को इसने बताया। ओके, सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो फिर हमारे पास कार्लस लिन्नेयस। मैंने आपको बताया था कार्लस लिन्नेयस वाज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, और इसने सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा है? किंगडम जिसके अंदर दो किंगडम थे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। एंड ही वाज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी एंड ही प्रपोज टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा, किस ईयर में? 1758 में, एंड ही वाज बोर्न इन 1707। okay, and he proposed to kingdom classification system in the year of 1758. He classify organisms into two groups on the basis of cell wall. अच्छा, इसने सेल वॉल के बिना पे जानदारों को क्लासीफाई किया था। ऐसे जानदार जिनके अंदर सेल वॉल है उनको इसने किंगडम प्लांटी के अंदर प्लेस किया, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं था उसको इसने किंगडम एनिमलिया के अंदर क्लासीफाई कर दिया। अच्छा, इसकी एक गलती भी थी, इसने बाइनोम अच्छा इसने एक गलती की जिसकी वजह से ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको रिजेक्ट किया गया। इसने ड्रॉबैक ये था इसका टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का कि इसने इसमें कोई भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का कोई कंसेप्ट नहीं था। जैसे कि आपको अगर पता है बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, अलजी फंजी की अगर बात करें तो वो जो मल्टीसेलुलर और यूकैरियोट्स पाए जाते हैं, तो इसने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का कोई कंसेप्ट नहीं रखा। जैसे कि इनवर्टिब्रेट, प्रोटोजोन्स, वर्टिब्रेट सब के सब इसने एक साथ रख दिए। ओके, सो इसके सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इसने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन ही नहीं किया, डिस्टिंग्विश ही नहीं किया। और इसने क्या किया, इसने जानदारों को जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, एक में किंगडम प्लांटी को रखा, किंगडम एनिमलिया को रखा, तो इसमें 5 चीज़ों के ऊपर इसने क्लासिफिकेशन की, लेकिन सबसे बड़ी जो क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेस ऑफ सेल वॉल की है। इसने सबसे पहले लोकोमोशन को पढ़ा। लोकोमोशन इसने प्लांटी के अंदर नहीं देखा, बट एनिमलिया के अंदर इसने लोकोमोशन को देखा। रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब अगर हम स्टिमुलस किसे कहते हैं, कोई भी चेंज होता है, मतलब अगर आप बैरूनी कोई तब्दीली आती है, बाहर से कोई चेंज आता है, तो एनिमल फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं जबकि प्लांट्स स्लो रिस्पॉन्स करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन करें तो हाँ, एनिमल्स ईट करते हैं जबकि प्लांट्स ईट नहीं कर पाते, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये हेटरोट्रॉफ होते हैं। अगर आप कंडक्टाइल एंड कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम की अगर बात करें तो प्लांट्स के अंदर ये एब्सेंट होता है और एनिमल के अंदर ये प्रेजेंट होता है कॉन्ट्रेक्टाइल, जैसे कि आप अगर मसल्स वगैरह जो हैं वो सिस्टम बता रहा है। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल प्लांटी के अंदर प्रेजेंट है बट एनिमलिया के अंदर एब्सेंट होता है। तो इसने एक इन प्लांटी के अंदर प्लांट्स को रखा और प्लांट्स के अंदर इसने सारे कौन से जानदारों को रखा, बैक्टीरिया को भी रखा, अल्जी को भी रखा, फंजी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, नॉन फ्लावरिंग और फ्लावरिंग एंजियोस्पर्म्स को, सब सारे पौधों, मतलब इसने प्लांट्स भी रखे, बैक्टीरिया, अल्जी, फंजी सारे को सबको, क्योंकि इन सब के अंदर सेल वॉल है तो इसने क्या कर दिया, किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया, लेकिन इसने कोई प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये सब फेल हुआ, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। एनिमिलिया के अंदर इसने एनिमल्स को प्लेस किया, जैसे जिसके अंदर इन्वर्टिब्रेट्स को भी रखा, लोअर एनिमल्स को, प्रोटोजोन्स को भी रखा और वर्टिब्रेट्स को भी रखा। अगर हम बात करें तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद सिस्टम आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कौन सा? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर हम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था अर्नेस्ट हेकल ने। किसने? अर्नेस्ट हेकल ने प्रपोज किया था 1866 के अंदर। देखिए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर सिर्फ मतलब क्या था, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का कोई कंसेप्ट था ही नहीं, और उसमें ऐसे जानदार थे, कुछ जानदार ऐसे थे जिनके किरदार प्लांट्स और एनिमल दोनों से मिलते थे, मतलब कुछ किरदार प्लांट्स जैसे थे और कुछ किरदार एनिमल से भी मिलते थे। तो इसने क्या कर दिया कि जैसे कि अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया काफ़ी फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं। तो इसने क्या किया कि सारे के सारे जानदार जो भी था टोकन क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर उसने एक ही जगह पे रख दिए, जैसे कि अलजी कहें, फंजाई कहें, जैसे कि फंजाई जो है एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है, लेकिन इसने ऑटोट्रॉफ के अंदर रख दिया। तो एक और वो मल्टीसेलर है, जबकि मल्टीसेलर यूकैरियोट है। ओके, जिसे इसने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सारे एक साथ रख दिए थे। लेकिन
1930 या 35, एक्चुअली ये 35 है, किताब के अंदर 1930 लिखा हुआ है। 1935 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील हुआ था, बना था, इन्वेंट हुआ था। और 1937 के अंदर लेसी इलेक्ट्रॉन के इस्तेमाल से एडवर्ड चैटन ने क्या किया था, कॉन्सेप्ट दिया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का। उसके बाद समहाउ 1800, उससे पहले ही 1866 के अंदर अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने क्लासिफिकेशन की थी। वो जानदार जिनके किरदार प्लांट्स और एनिमल जैसे दोनों जैसे थे, कुछ किरदार प्लांट्स जैसे थे, कुछ किरदार एनिमल जैसे थे, तो उन किरदारों को देखते हुए उसने उन जानदारों को ही अलग कर दिया और एक नया ग्रुप इसने बनाया जिसका नाम था प्रोटोक्टिस्टा या प्रोटिस्टा, जिसके अंदर बैक्टीरिया को रखा, अमीबा को रखा, यूग्लिना को रखा, जैसे कि प्रोटोजोन्स को रखा, अल्जी को भी रखा और फंजी को भी रखा। तो इन सारे जानदारों को इसको प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। फिर जब एडवर्ड चैटन ने कॉन्सेप्ट दिया था यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का, फिर ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी ये जानदार थे वो दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हुए। एक ऐसे जो लोअर प्रोटिस्ट थे, एक ऐसे जो हायर प्रोटिस्ट थे। जो लोअर प्रोटिस्ट थे उसके अंदर इसने प्रोकैरियोट आपको पता होगा जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं होता, या विदाउट न्यूक्लियस जो होते हैं, और वो यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स को रखा, जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। अगर हायर प्रोटिस्ट की बात करें उसके अंदर इसने यूकैरियोट्स को रखा, यूनिसेलर प्रोटोजोन्स को रखा और मल्टीसेलर फंजी और अल्जी को रखा। अगर हम बात करें कि जो अर्नेस्ट हैकेल था 1866 के अंदर किंगडम प्रोटिस्टा को रखा था, दिया था। अब इसमें दो क्लासेस ऑलरेडी बन गई थी, एक लोअर दूसरे हायर, तो दो अलग अलग ग्रुप तो एक किंगडम में नहीं रह सकते। फिर क्या हुआ कि ये जो लोअर प्रोटिस्ट का पूरा ग्रुप था उसको उठा के कोपलैंड ने 1959 के अंदर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया। ये जो लोअर प्रोटिस्ट थे उसको उठा के इसने एक नया किंगडम बनाया जिसका नाम था किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा वो किंगडम है जिसके अंदर लोअर प्रोटिस्ट आते हैं, या वो प्रोकैरियोट यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स रखे जाते हैं, यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स रखे जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये दोनों कहाँ पर आते हैं, बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के अंदर। और अगर हम बात करें यूनिसेलर प्रोटोजोन्स जितने भी थे वो किंगडम प्रोटिस्टा में ही रखे गए, और यूनिसेलर अल्जी भी इसमें रखा गया, लेकिन जो मल्टी सेलर अल्जी था वो दोबारा से किंगडम प्लांटी के अंदर चला गया। यूनिसेलर अल्जी जो था वो किंगडम प्रोटिस्टा में ही रखा गया, लेकिन जो मल्टी सेलर यूकैरियोट थे जैसे कि फंजी था, उस फंजाई को इसने एक मतलब फंजाई को रॉबर्ट विटेकर ने पांचवा किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, अभी तक 4 थे किंगडम मोनेरा के साथ, और पांचवा किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया किंगडम फंजाई बनाकर। इसने रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया था, ही प्लेस्ड फंजाई इनटू अ न्यू किंगडम कॉल्ड किंगडम फंजी। किंगडम फंजाई के अंदर सारे फंजाई को रखा और इसने क्लासीफाई की 5 किंगडम्स की ऑन द बेसिस ऑफ दो चीज़ों के ऊपर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हुए जानदारों को इसने क्लासीफाई किया 5 किंगडम्स के अंदर। और ही प्रपोज रॉबर्ट विटेकर ने प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कब किया था, 1959 के अंदर। और किसके बुनियाद पे किया था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर किया था। और इसने क्या किया था, इसने ये जो यूकैरियोट थे, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट फंजाई जो थे, उसके लिए एक नया किंगडम बनाया, किंगडम फंजाई, क्योंकि ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ होते हैं। तो सबसे पहले बात करें किंगडम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्या थे। गलती ये थी कि कोई प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का कॉन्सेप्ट नहीं था। प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह सब एक ही किंगडम में थे। प्रोटोजोन्स, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स एक ही किंगडम में रखे गए थे प्लांट एनिमलिया के अंदर। फिर एक 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना जिसके अंदर दोनों के जैसे किरदार, ऐसे जानदार जिनके अंदर कुछ किरदार प्लांट्स के थे, कुछ किरदार एनिमल्स के थे, उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। फिर जो एडवर्ड चैटन के कॉन्सेप्ट के बाद इन्हीं प्रोटिस्ट को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया, लोअर प्रोटिस्ट और हायर प्रोटिस्ट के अंदर। लोअर प्रोटिस्ट को कोपलैंड ने एक नया किंगडम बनाया, किंगडम मोनेरा, उसके अंदर प्लेस किया बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को। और हायर प्रोटिस्ट में जो यूनिसेलर यूकैरियोट थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रहने दिया, लेकिन जो मल्टीसेलर फंजाई था उसके लिए रॉबर्ट विटेकर ने 1959 के अंदर एक नया किंगडम बनाया, किंगडम फंजाई। और इसी तरह से 4 तो पहले बन चुके थे और 5वां किंगडम सिस्टम इसने रॉबर्ट विटेकर ने 1959 के अंदर 69 के अंदर प्रपोज किया था। ओके, और किस बिना पे किया था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बिना पे किया था। ओके, अगर हम ओवरऑल क्लासिफिकेशन देखें तो 5 किंगडम्स की, तो 5 किंगडम की जो ओवरऑल क्लासिफिकेशन है, अगर आप किंगडम मोनेरा को देखें तो आप 5 चीज़ों को सबसे पहले आपको याद रखने की क्लासिफिकेशन 5 चीज़ों के अंदर होती है। ये तो एग्जाम्पल्स हैं, 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक सेल टाइप,
दूसरा सेल वॉल ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है 5 एक मोड ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये दो चीज़ें। सेल टाइप तो सेल वाल तो ऐसे ही हम पढ़ते हैं, वैसे भी 2 के नंबर में पढ़ा गया था सेल वाल। अगर आप मोनेरा को देखें तो उसके अंदर सारे क्या हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। सेल टाइप अगर देखें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। किंगडम मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, लेकिन किंगडम मोनेरा को छोड़ के बाकी जितने भी जानदार हैं वो सारे क्या हैं, वो यूकैरियोट्स हैं। क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। प्रोटिस्ट भी यूकैरियोट हैं, फंजाई भी यूकैरियोट्स हैं, प्लांटी और एनिमिलिया, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। ओके, लेकिन अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो हिस्ट्री में मोनेरा, अगर हम कहें तो मोनेरा कहाँ पर कोपलैंड ने दिया था, बट ये रॉबर्ट विटेकर की क्लासिफिकेशन जिसके अंदर 5 किंगडम रखे गए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। और अगर हम बात करें मोनेरा में के अंदर क्या आते हैं, प्रोकैरियोट्स आते हैं, और इनके अंदर सेल वाल प्रेजेंट होता है और बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकन, आपने पढ़ा है। बैक्टीरिया को जो सेल वाल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। अगर हम प्रोटिस्ट की बात करें तो उनमें प्रेजेंट भी होता है और एब्सेंट भी होता है, जैसे कि अल्जी के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम फंजी की बात करें तो फंजाई के अंदर जो फंजाई की अगर बात करें तो फंजाई के किंगडम फंजाई के अंदर भी प्रेजेंट होता है सेल वाल और बना हुआ होता है काइटिन का, ये चीज़ें याद रखनी है। मोनेरा के अंदर बैक्टीरियाज आते हैं, बैक्टीरिया उनका पेप्टिडोग्लाइकन, काइट और जो फंजाई है वो काइटिन का बना हुआ होता है फंजाई का। प्लांटी का जो सेल वाल होता है वो सेलुलोज का बना होता है और एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होता है, मतलब सेल वाल होता ही नहीं है। अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखें या ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो जो मोनेरा हैं वो यूनिसेलर होते हैं, बट उनके अंदर ऐसे अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो विदाउट बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं, मतलब उनके अंदर ऑर्गेनल्स के ऊपर कोई डबल मेम्ब्रेन नहीं है। लेकिन अगर हम प्रोटिस्ट की बात करें तो उनके अंदर वो भी यूनिसेलर हैं बट बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन है। अगर हम फंजाई की बात करें तो वो सिंपलेस्ट मल्टी सेलर हैं और टिश्यूज़ की ऑर्गेनाइजेशन है, सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं लेकिन लूज टिश्यूज़ है, इसीलिए इनकी बॉडी को माइसेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, माइसेलियम कहते हैं। और इनकी इनकी जो बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उनके हम हाइफी कहते हैं, जो थ्रेड लाइक्स ट्यूब्स होते हैं वो टिश्यूज़, उनको हम हाइफी कहते हैं। और अगर हम प्लांटी को कहें तो प्लांटी के अंदर सेल तो है लेकिन टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन भी है और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन भी, ऑर्गन भी है, ऑर्गन्स भी मौजूद है। ओके, जैसे कि लीव्स, स्टेम, रूट्स। अगर हम फ्लावर्स, ओके, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर टिश्यूज़ भी हैं, ऑर्गन भी हैं और ऑर्गन सिस्टम भी है। तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, एनिमल्स की है, हायर है। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो किंगडम मोनेरा के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटरोट्रॉफिक भी है। अगर हम ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो वो कीमोसिंथेटिक है, क्या है, कीमोसिंथेटिक है। और दूसरा फोटोसिंथेटिक है। कीमोसिंथेटिक केमिकल्स की मदद से खाना खाना बनाते हैं और फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं। हेटरोट्रॉफिक में सेप्रोफाइटिक है, मुर्दाखोर आप कह सकते हो, ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से खाना हासिल करते हैं। और पैरासाइट हैं जो दूसरों को फायदा, मतलब दूसरे से फ़ायदा हासिल करके वो बदले में उनको नुकसान देते हैं। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, वो हेटरोट्रॉफिक होता है। अगर हम प्रोटिस्ट की बात करें तो वो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, हेटरोट्रॉफ भी होते हैं। लेकिन अगर हम ऑटोट्रॉफ हैं तो वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, हेटरोट्रॉफ में होलोजोइक होंगे ओवरऑल जो है, जैसे कि अमेबा के अंदर। अगर हम फंजाई की बात करें तो उनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ नहीं है, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है। ओके, जैसे कि सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक होंगे बट एब्जॉर्प्टिव, उनके एब्जॉर्ब करते हैं, किसी भी फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम प्लांटी की बात करें तो प्लांटी सारे आपको पता है ऑटोट्रॉफ होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक नहीं होते, फोटोसिंथेटिक होते हैं। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कीमोसिंथेटिक होते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो आपको पता है हेटरोट्रॉफ होते हैं, कंप्लीटली होलोजाइक और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। अगर हम मोनेरा की बात करें तो मोनेरा के अंदर कौन से जानदार आते हैं, एग्जांपल्स के अंदर अगर देखें तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन अलगा। अगर हम प्रोटिस्ट की बात करें तो उसके अंदर प्रोटोजोन्स आते हैं और यूनिसेलर अलजी आता है। प्रोटोजोन्स कौन से, जैसे कि अमेबा, पेरामेशियम, जुगलिना, प्लाज्मोडियम वगैरह, ये सारे प्रोटोजोन्स के अंदर आते हैं। अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई के अंदर कौन से आते हैं, यीस्ट है, मशरूम है, मोल्ड्स हैं, ये सारे के सारे फंजाई के अंदर आते हैं। प्लांटी की अगर बात करें तो प्लांटी के अंदर तो हमें पढ़ा है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और मल्टीसेलर अलजी भी यहीं पर रखा गया।
फिर अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर कहाँ वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को रखा गया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ रॉबर्ट विटेकर। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक जानदार बड़ा ही उसको मतलब बहुत जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी है, वो है अलजी। बेचारे को पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर एक में रखा गया, फिर मतलब प्लांटी में रखा गया, फिर प्लांटी से उठा के प्रोटिस्ट में रखा गया, फिर प्रोटिस्ट से दोबारा से प्लांटी में रखा गया, और जो यूनिसेलर था उसको बेचारे को कहाँ पर प्रोटिस्ट में ही रहने दिया। तो अलजी अलजी यूनिसेलर की अगर बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा में आएगा, लेकिन अगर मल्टीसेलर की बात करें तो प्लांटी में आएगा। क्लियर है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।